हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्जाम के लिए इसमें हम लोग इतिहास के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट घोषित हो गया है। आप लोग प्रैक्टिस सेट अभी से ही लगाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को देख लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया था? ये लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। लॉर्ड हॉर्डिंग जो कि ये 1910 से लेकर के 1916 तक ये भारत का वायसराय रहा। इसके समय में महत्वपूर्ण घटना ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ था। तो जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन हुआ था और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसी समय बंगाल विभाजन 1911 को घोषणा किया गया था। दिल्ली दरबार में ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था और 1912 में राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। तो बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में किया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 1781 एडी में अमेरिका और फ्रेंच की संयोजित सेनाओं ने कमांड के अधीन एक अंग्रेजी सेना की इकाई को ट्रैप कर लिया। ये किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर होगा चार्ल्स कार्नवालिस। चार्ल्स कार्नवालिस के समय में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। चार्ल्स कार्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि अखिल भारतीय कांग्रेस 1889 के बंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? इसमें कितनी भारतीय महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पांच। पांच ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पांच इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है अगर टोटल महिलाओं की संख्या पूछी जाए तो 10 थी, लेकिन इसमें भारतीय महिलाओं की संख्या पूछी गई है तो 5 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये किया गया था माउंटबेटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तो विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि यह कथन किसका है कि जापानी बलिदान के माध्यम से भारत की कोई मुक्त दास्ता से भी बदतर है? ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। सुभाष चंद्र बोस का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने कहा है कि जापानी बलिदान के माध्यम से भारत की कोई मुक्त दास्ता से भी बदतर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस आंदोलन को आरंभ करने के लिए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था करो या मरो का नारा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आंदोलन छोड़ो में अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1937 के आम चुनाव के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस प्रांत में मंत्रिमंडल नहीं बना सकी थी? तो किस प्रांत में मंत्रिमंडल नहीं बनाया गया था? जो कि 1936 से 37 के बीच प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों। इसमें कौन कौन से थे 5 प्रांत?
तो मद्रास था, मध्य प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, बिहार और उड़ीसा में बहुमत प्राप्त किया था। लेकिन बंबई में उसका बहुमत कुछ मतों से कम रहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा असम। असम इसका राइट आंसर होगा। असम में मंत्रिमंडल नहीं बना सकी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। या सरकार नहीं बना सकी थी असम में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था? क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये लिए थे दोस्तों भारत सरकार के। भारत सरकार ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा भारत सरकार। गांधी जी सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था। इसी समय भारत सरकार की ओर से सरोजिनी नायडू ने इसमें भाग लेने के लिए गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपको कथन ए दिया गया है और कथन सेकंड दिया गया है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन एक वैधानिक आयोग था जिसे भारत में वित्तीय सुधार को दिशा को देने के लिए लाया गया था। ये क्या था? तो ये क्या है? ये गलत है। कथन फर्स्ट इसका क्या है? गलत है कि साइमन कमीशन एक वैधानिक आयोग था जिसे भारत में वित्तीय सुधार को दिशा देने के लिए लाया गया था, जो कि गलत है। बी में कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे। ये सही है। साइमन कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे। ये क्या है? सही है। इसका पहला गलत है और इसमें दूसरा वाला क्या है? सही है। पहला गलत है, दूसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। कथन ए इसमें गलत है, परंतु कथन बी इसमें क्या है? सही है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य शामिल थे और सभी सदस्य अंग्रेज थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का इसमें चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। अभिकथन में कहा जा रहा है कि गांधी जी की सत्याग्रह की तकनीक सत्य और अहिंसा का जुड़वा अवधारणाओं पर आधारित है। तो इसमें अभिकथन क्या है? अभिकथन सही है। अभिकथन इसका सही है। कारण में कहा जा रहा है कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य पर टिके रहना। तो ये भी इसमें सही है। दोनों सही है लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि बंगाल विभाजन के जवाब में राष्ट्रवादियों द्वारा परिवर्तित विरोध के नवीन साधन थे। तो कौन कौन से नवीन साधन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें कौन कौन से साधन थे? इसमें दिया गया है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो कि सही है। स्वदेशी की तरफदारी, ये भी सही है। स्वदेशी मेलों का आयोजन, ये भी सही है। चरखे का प्रयोग, ये जो कि इसमें गलत है। फिर जंगल सत्याग्रह, ये भी इसमें गलत है। राष्ट्रवादी प्रसार हेतु नई समितियों का उदय, ये भी इसमें क्या है? सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और छठवां सही है, जबकि चौथा और पांचवा इसमें क्या है? गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी है? तो हिंदुत्व नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। वी.डी. सावरकर ने नासिक में मित्र मेला की स्थापना किया था। वी.डी. सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तथा हिंदुत्व नामक पुस्तक लिखी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है पी आनंद चार्लू, ये जो कि मद्रास महाजन सभा से संबंधित है। मद्रास महाजन सभा, तो पहला सही है। फिर उसके बाद आता है
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये केटी एसोसिएशन से संबंधित है। केटी तेलंगाना तेलंगाना किससे संबंधित है? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित है, दूसरा सही है। फिर उसके बाद आता है आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ये इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता से संबंधित है, इंडियन एसोसिएशन, तो इसका तीसरा सही है। और राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय जो कि ये आत्मीय सभा कलकत्ता में हुआ था, आत्मीय सभा से संबंधित है, 1951 में कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था, तो ये चौथा सही है। तो ए का इसमें पहला सही है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का इसमें चौथा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें क्या है? सही है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये 1866 में किया गया था, 1866 में किया गया था। इसमें मोहम्मद कासिम नैनतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा किया गया था। ये जो कि सहारनपुर में किया गया था, देवबंद विद्यालय की स्थापना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कथन ए में कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के विरुद्ध है, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि सभी बुराइयां मतभेदों पर विश्वास करने से आती हैं, सभी अच्छाइयां समानता पर आस्था से निहित एकत्व एवं एकरूपता की समझ से आती हैं, तो ये भी इसमें सही है। दोनों सही है और सही इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, दोनों कथन सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार शुरू करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसमें कुछ व्यक्ति शामिल थे, जो नाम है इनका द्वारिकानाथ टैगोर, नंद किशोर बोस, हरिरानंद तीर्थ स्वामी और शिव प्रसाद मिश्र, ये जो कि आत्मीय सभा में शामिल थे। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पश्चिमी भारत में पुनर्जनन पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, तो पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर होगा एम जी रनाडे को। एम जी रनाडे को पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम है महागोविंद रनाडे। महागोविंद रनाडे इनका पूरा नाम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस वर्ष हिंदू महिला संपत्ति अधिकार कानून पारित हुआ था? तो ये किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1937 में हिंदू महिला संपत्ति अधिकार कानून पारित किया गया था, 1937 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 19 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें समाचार पत्र दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। बॉम्बे समाचार पत्र, ये जो कि फरदुन जी फरदुन जी मर्जबान है इसके, तो तीसरा सही है। फिर सोम प्रकाश ये जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं इसके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो चौथा सही है। जाम ए जमशेद के पीएम मोतीवाला हैं, तो इसका पहला सही है। और बंगवासी ये जो कि बाबू जोगेंद्र नाथ बोस हैं, बंगवासी के कौन है? तो बाबू जोगेंद्र नाथ बोस हैं, तो दूसरा सही है। ए का इसमें तीसरा सही है, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें तीसरा वाला, डी का इसमें दूसरा वाला सही है। डी का इसमें दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 20 में इसमें दिया गया है हंटर शिक्षा आयोग, ये जो कि 1882 से 83 तक था।
तो इसका पहला सही है। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, ये जो कि 1917 से 1919 तक, दूसरा सही है। हॉल्टिंग समिति, ये जो कि 1929 में आया था, तो इसका चौथा सही है। सार्जेंट शिक्षा योजना, ये जो कि 1944 में, तो तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? तो कहाँ पे ये मारे गए थे? ये मारे गए थे कोटा में। कोटा में, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कोटा में मारे गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में मार्शल कम्युनिटीज का सिद्धांत अंग्रेजों ने निम्न में से किस कारण से विकसित किया था? तो ये किस कारण से विकसित किया है? ये किया है 1857 के विद्रोह के बाद जातीय समुदायों के आधार पर सेना की भर्ती हेतु लोगों की पहचान करने से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि अंग्रेजों ने शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांध करके कब उड़ा दिया था? तो कब उड़ाया था? तो ये उड़ाया था दोस्तों 18 सितंबर 1857 को। 18 सितंबर 1857, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? दक्कन कृषक राहत अधिनियम ये पारित किया गया था 1879 में। 1879 में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 1879 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 25 में इसमें दिया गया है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था, तीसरा सही है। विजयनगरम विद्रोह, ये जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो कि चौथा सही है। वैलूथम्पी विद्रोह, ये जो कि त्रावणकोर में हुआ था, तो दूसरा सही है। और कोलिया विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था, तो इसका पहला सही है। तो ए का इसमें तीसरा सही है, बी का इसमें चौथा है, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में से किसने स्वयं को धरती आबा घोषित किया था? तो धरती आबा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। बिरसा मुंडा जो कि ये मुंडा विद्रोह के नेता थे, इनको भगवान का दूत या धरती आबा घोषित किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1930 में प्रस्तुत हाइडस सेल्स जांच समिति का प्रतिवेदन किस उद्योग से संबंधित था? ये किस उद्योग से संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 27 के इसमें राइट आंसर होगा, ये चमड़ा उद्योग से संबंधित था। चमड़ा उद्योग से, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, चमड़ा उद्योग से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन किया गया था? तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन ये किया गया था 1859 में। 1859 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में वस्त्र उद्योग से हुई थी। वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र मैनचेस्टर था, जहां 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि आर्थिक दृष्टि से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन का एक परिणाम क्या था? तो इसका एक परिणाम क्या था? तो ये था कि भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण करना। भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ये लागू किया गया था 1879 को। 1879 को, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 1879 को ये लागू किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि अस्थाई बंदोबस्त एक खुददाई व भयंकर भूल थी?
तो दुखदाई और भयंकर भूल थी, ये किसके द्वारा कहा गया था? अस्थायी बंदोबस्त। ये कहा गया था टी.आर. होम्स के द्वारा। टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था कि अस्थायी बंदोबस्त एक दुखदाई और भयंकर भूल थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि आरंभिक आधुनिक काल में उमल के रूप में किसे जाना जाता है? तो उमल के रूप में ये किसको जाना जाता है? तो ये कर संग्राहक को जाना जाता है। कर संग्राहक को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। कर संग्राहक टैक्स कलेक्टर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि हमने 1935 का अधिनियम तैयार किया क्योंकि हमें लगा कि यह भारत में अंग्रेजों के प्रभाव को बनाए रखने का सबसे बढ़िया तरीका था। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये कथन है लॉर्ड लिनिथगो का। लॉर्ड लिनिथगो का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, लॉर्ड लिनिथगो का है। उस समय 1935 अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है 1858 के अधिनियम 1858 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता रानी को हस्तांतरित कर दिया था। तो सत्ता रानी को हस्तांतरित कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सत्ता रानी को हस्तांतरित कर दिया था 1858 के अधिनियम के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1773 के द्वारा। 1773 ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 1773 के द्वारा पारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली के नाम से जाना जाता है? तो मराठा मैकियावेली के नाम से किसको जाना जाता है? तो नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को मराठा मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना पोर्टो नोवा में हैदर अली को पराजित किया था? तो हैदर अली को ये आयरकूट के द्वारा पराजित किया गया था पोर्टो नोवा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, आयरकूट था उस समय। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि क्लाइव बंगाल कब वापस इसके गवर्नर के रूप में लौटा था? तो क्लाइव बंगाल कब वापस इसके गवर्नर के रूप में लौटा था? क्वेश्चन नंबर 38 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये लौटा था 1765 में। 1765 में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, 1765 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि अवध के अधिग्रहण के खिलाफ हुए व्यापक विरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें दिया गया है कि राजा को कलकत्ता निर्वासित नहीं किया गया था। ये जो कि क्या है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा कि राजा को कलकत्ता निर्वासित नहीं किया गया था। अवध को कुशासन के आधार पर लाल डलहौजी ने 13 फरवरी 1856 को अवध राज्य में विलय कर लिया गया था। इस समय यहाँ के जो नवाब थे ये वाजिद अली शाह थे। इनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था। कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ये इसमें क्या है, सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशन क्या थे? कंसल्टेशन क्या था सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में? ये बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा कि बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की व्यापारी कंपनी ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना बेस स्थापित किया था? ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था डच के द्वारा। डच के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। डच के द्वारा किया गया था। मसूलीपट्टनम में पहला बेस बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि पुर्तगाली बस्ती सेंट थोमे कहाँ स्थित है? तो सेंट थोमे ये कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर होगा सेंट थॉमे, ये जो कि मद्रास में स्थित है। कहाँ पे है? मद्रास में है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मद्रास में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित उत्तर मुगलकालीन शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर मुगलकालीन शासक को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें जहादर शाह आएंगे। जहादर शाह ये सबसे पहले आएंगे। जहादर शाह का क्रम क्या है?
इनका शासनकाल है 1712 से लेकर के 1713 तक है। फिर जहांदर शाह के बाद इसमें कौन आएँगे? जहांदर शाह के बाद इसमें आएँगे फ़र्रुखसियर आएँगे, ये दूसरे नंबर पे आएँगे फ़र्रुखसियर। इनका शासनकाल 1713 से लेकर के 1713 से लेकर के 1719 तक है इनका कार्यकाल। फिर उसके बाद रफ़ीउद्दौला का कार्यकाल 1719 तक है, ये तीसरे नंबर पे आएँगे रफ़ीउद्दौला। रफ़ीउद्दौला के बाद मोहम्मद शाह आएँगे, ये चौथे नंबर पे आएँगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748 तक था। फिर उसके बाद अहमद शाह आएँगे, अहमद शाह ये 5वें नंबर पे आएँगे, इनका कार्यकाल था 1748 से 1754 तक। तो इसका राइट आंसर होगा बी-ई-ए-सी-डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है, ऐतिहासिक कविता जवान रासो निम्नलिखित में से किस युद्ध पर आधारित है? जवान रासो ये किस युद्ध पर आधारित है? तो ये है बोराज का युद्ध। बोराज का युद्ध ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। सीताराम रत्नू द्वारा रचित ग्रंथ ये जवान रासो बोराज ठिकाने के ठाकुर जवान सिंह और महादजी सिंधिया के सेनानायक रामजी पटेल के बीच बोराज के रण क्षेत्र में युद्ध हुआ था, ये जो कि 1786 ईस्वी के लगभग हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। मध्यकाल का वैष्णव संप्रदाय और संस्थापक दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45 में। इसमें दिया गया है महापुरुषीय संप्रदाय। महापुरुषीय संप्रदाय ये जो कि इसके संस्थापक कौन थे? तो शंकर देव थे, शंकर देव इसके संस्थापक थे, तो चौथा सही है। पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य तो पहला सही है। ब्रह्मा संहित या बमुनिया इसके संस्थापक कौन है? तो दामोदर देव हैं, दामोदर देव हैं, तो दूसरा सही है। और ठाकुरिया संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो पुरुषोत्तम ठाकुर हैं, तो तीसरा सही है। ए का चौथा, बी का इसमें पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। डी का तीसरा ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है कि इनमें से कौन सा कथन पुरंदर की संधि का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा कथन है जो कि पुरंदर की संधि का हिस्सा नहीं है क्वेश्चन नंबर 46 में? तो 35 किलो में से 23 किलो का समर्पण मुगलों को कर दिया गया, जो कि सही है। बीजापुर कोंकण का क्षेत्र शिवाजी को अनुदान में दिया गया, ये भी सही है। शिवाजी ने दक्षिण में किसी मुगल अभियान में भाग लेने की मंजूरी दी, ये भी सही है। शिवाजी को 5000 का मनसब अनुदान दिया गया था, ये जो कि क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। उनके पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है? सही नहीं है पुरंदर की संधि के बारे में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें अष्ट प्रधान अधिकारी और शिवाजी के मंत्री दिए गए हैं। तो इसमें पेशवा ये जो कि मरो त्र्यंबक पिंगले थे, कौन थे? मोरो त्र्यंबकम पिंगले थे, तो इसका तीसरा सही है। मजूमदार जो कि अमात्य ये कौन थे? तो ये रामचंद्र नीलकंठ थे इसके, तो चौथा सही है। सरनीस सचिव थे, ये अन्ना जी दाते थे, इसका तो पहला सही है। और वाकिया नवीस ये जो कि दत्ताजी त्र्यंबकम थे, दत्ताजी त्र्यंबकम, तो इसका दूसरा सही है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से अपने किस लेख का दारा ने शीर्षक समुद्र संगम के अंतर्गत अनुवाद करवाया जिससे वह हिंदू विद्वानों के लिए उपलब्ध हो सके? ये करवाया गया था, ये मज्म अल बहरीन का करवाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मज्म अल बहरीन के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित फारसी ग्रंथों को उनकी पूर्णतया के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले से बाद में व्यवस्थित करना है इसमें। तो सबसे पहले इसमें कौन आएंगे? तारीख अल्फी, ये सबसे पहले आएगा तारीख अल्फी के बाद इसमें तारीख दाऊदी, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद शाहनामा, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा मसनवी ए आलमगीरी, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका जो सही क्रम होगा CADB इसका सही क्रम होगा, CADB इसका सही क्रम होगा।
इसमें तारीख़ अल्फ़ी ये जो कि अकबर के शासनकाल में हुआ था और तारीख़ दाऊदी ये जो कि जहांगीर के शासनकाल में, पादशाहनामा ये जो कि शाहजहाँ के और मसनवी-ए-आलमगीरी ये जो कि औरंगज़ेब के शासनकाल में हुआ था। फिर उसके बाद आता है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, CADB इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, सुलह-ए-कुल की धारणा आधारित थी। सुलह-ए-कुल की धारणा जो आधारित थी, ये किस पर आधारित थी? ये वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर, वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये अकबर ने अपनाया था, ये अकबर के द्वारा अपनाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है, तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ है? तुर्किश सुल्ताना का महल कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है कि इनमें से किस शासक के अधीन तूतीनामा को चित्रित किया गया था? तो तूतीनामा को ये चित्रित किया गया था, इस समय अकबर का शासनकाल था। अकबर का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अकबर का शासनकाल था। इसका चित्रण तूतीनामा को कौन किया था? तो दसवंत के द्वारा किया गया था। दसवंत के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है कि मुगल स्थापत्य कला किसका सुखद सम्मिश्रण है? ये किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा फारसी और भारतीय शैली का। फारसी और भारतीय शैली का सम्मिश्रण है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, फारसी और भारतीय का सम्मिश्रण है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है कि दूर से देखने पर शहर अत्यंत आकर्षक दिखाई पड़ते हैं, किंतु अंदर से उस उन सबकी भव्यता गलियों के सकरेपन एवं भीड़ की आपाधापी में खो जाती है। मुगलकालीन भारत के शहरों के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने दिया था? तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये कथन फादर मोन्सेट्रेंट के द्वारा दिया गया है। फादर मोन्सेट्रेंट के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। जिहाद, जिहाद ये जो कि अतिरिक्त उपकर था। जिहाद क्या था? अतिरिक्त उपकर था। तो इसका चौथा सही है। हुंडी, हुंडी ये जो कि विनिमय पत्र था, विनियमन पत्र था, तो इसका पहला सही है। और हूण, हूण जो कि ये स्वर्ण सिक्का होता था, हूण तीसरा सही है। और फरमान ये क्या होता था? शाही आदेश होता था, तो दूसरा सही है। ए का इसमें चौथा सही है, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का दूसरा वाला ऑप्शन नंबर इसके ए वाले में है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है, मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 56 का इसमें राइट आंसर होगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन मुगल कालीन भारत में शहरों के प्रशासन से संबंध नहीं था? तो शहरों के प्रशासन से संबंध इसमें नाजिम, नाजिम ये जो कि शहरों के प्रशासन से संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, नाजिम। ये जो कि प्रत्येक सूबा या प्रांत का प्रमुख अधिकारी होता था, नाजिम। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था, तो किसमें बांटा था? क्वेश्चन नंबर 58 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। आईने अकबरी में केवल 12 सूबों का वर्णन किया गया है, जो कि अबुल फजल का है आईने अकबरी। इसमें 12 सूबों का वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि शाहजहां के बेटे मुराद ने सेठ शांतिदास से बड़ी धनराशि प्राप्त की थी, वह संबंधित था, ये कहाँ से संबंधित था? ये संबंधित था अहमदाबाद से। अहमदाबाद से संबंधित था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अहमदाबाद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है, नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम किस शाही नाम से जाना जाता था? तो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम ये किस शाही नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था जहांगीर। जहांगीर ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, जहांगीर के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है अभिकथन ए में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी।
जो कि सही है। तर्क आर में कहा जा रहा है कि अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भू-राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया था, तो ये भी सही है। इसमें अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 है कि किस राजा को हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाता था? ये किसको कहा जाता है? ये बाबर को हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इन्होंने ही सर्वप्रथम बादशाह शब्द की उपाधि धारण किया था बाबर। ये जो कि मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, इसको हिंदुस्तान का बादशाह कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। पुस्तकें दिया गया है और घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें दिया गया है किताब फुतुल लाल बुल्दान। किताब फुतुल लाल बुल्दान ये जो कि अरबों द्वारा 712 में सिंध पर आक्रमण के दौरान लिखा गया था। तो अरबों द्वारा सिंध पे आक्रमण के दौरान, तो इसमें कुछ नीचे दिए गए हैं, यानी कि ए का इसमें तीसरा वाला सही है। यहाँ पे देख सकते हैं अरबों द्वारा 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण। फिर उसके बाद आता है बी वाला दिया गया है तज्यातुल अमसरवा तरियातु अल असर। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये कहाँ पे लिखा गया है? ये लिखा गया है अशोक को भुने जौ, मक्खन और गाय का दूध देने की भारतीय प्रथा। तो इसका क्या होगा? तो इसका इसका पहला सही है। तो दूसरे का इसमें क्या होगा? पहला सही है। फिर उसके बाद आता है तबकात ई नासरी। ये जो कि तबकात ई नासरी, इसके लेखक मिनहाजुस सिराज हैं। ये जो कि रजिया का महिला होना दरबारी सरदारों द्वारा उसे सुल्तान के रूप में स्वीकार करने में अवरोध था। तो इसका क्या होगा? तो इसका दूसरा सही है। इसका दूसरा सही है कि रजिया का महिला होना दरबारी सरदारों द्वारा उसे सुल्तान के रूप में स्वीकार करना क्या था? अवरोध था। फिर उसके बाद मरजू अल हजाब मरजुल अल हजाब ये किससे संबंधित है? इसके लेखक अल मसूदी हैं। ये जो कि भारत के बल्लाहरा राजा के रूप में राष्ट्रकूट की महानता है। तो इसका चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा था, बी का पहला और सी का दूसरा, डी का चौथा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा जा रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जियाउद्दीन बर्नी के बारे में बताना है इसमें। तो इसमें दिया गया है जियाउद्दीन बर्नी के बारे में, उनका जन्म गोलकुंडा में हुआ था, जो कि ये क्या है? गलत है। बुलंदशहर बरन में हुआ था जियाउद्दीन बर्नी, ये जो कि गलत है। वह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, जो कि सही है। वह तारीख फिरोज शाही का लेखक था, तो ये भी सही है। तो केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला इसमें क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से किसने की संगीतज्ञ एवं संगीतकार गौला नायक को उत्तर भारत में आमंत्रित किया गया था? तो ये किसको किया गया था? ये किया गया था अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें बताना है, कौन सा कथन इसमें सत्य है? क्वेश्चन नंबर 66 में तो इसमें दिया गया है, पहला है कि तुगलक स्थापत्य कला की आकर्षक विशेषता बैटर नाम वाली ढलवा दीवारें हैं, जो कि क्या है? सही है। बी में कहा जा रहा है कि यह तुगलक वंश की राजवंश की सभी इमारतों में प्रयुक्त किया गया था, ये जो कि गलत है। सी में कहा जा रहा है कि तुगलकों ने अपने भवनों में केवल भूरा पत्थर प्रयुक्त किया था, तो ये भी इसमें क्या है? गलत है। डी में कहा जा रहा है फिरोज शाह तुगलक ने भवनों में मलबा पर चूना प्लास्टर का मोटा लेप किया था, जो बाद में रंग से धोया जाता था, तो ये भी इसमें क्या है? सही है। तो ए और डी इसमें सही है, जबकि बी और सी क्या है? इसमें गलत है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है ई वाले में कि फिरोज शाह तुगलक के सभी भवनों में पाई गई सजीवटी नमूना घंटी और जंजीर है, ये भी इसमें क्या है? गलत है। तो ए और डी इसका सही है। ए और डी इसमें सही है। ए और डी ऑप्शन नंबर इसके डी वाले में दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? तो फवाजिल का अर्थ होता है
कि इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, इसी को फ़वाज़िल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि दिल्ली सल्तनत काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 68 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें तुर्कों, ईरानियों, अफ़गानों और भारतीय मुसलमानों के बीच अंतर्विवाह सामान्य थे, ये जो कि क्या है इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें कौन-सा सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 69 में। तो इसमें दिया गया है इसमें दिया गया है खरीदादार खरीदादार ये जो कि फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था खरीदादार, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था, सही है। चौधरी चौधरी ये जो कि क्या होता था चौधरी? चौधरी ये ग्राम का मुखिया या परगने का मुखिया होता था, तो ये भी सही है। जहाँदारी जहाँदारी ये जो कि क्या होता था जहाँदारी? राज व्यवस्था होता था जहाँदारी, तो ये भी सही है। पायक पायक घुड़सवार सैनिक दिया गया है, जो कि पायक क्या होते थे? पायक ये पैदल सेना वाले होते थे। पायक क्या होते थे? पैदल सैनिक होते थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता था। तो कौन होता था? ये होता है खलीफा, खलीफा होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, खलीफा होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित संतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से बाद में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएँगे? सबसे पहले इसमें अड्डाल आएँगे, अड्डाल ये सबसे पहले आएँगे। ये जो कि 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ था अड्डाल का। फिर उसके बाद रामानुजाचार्य आएँगे, ये दूसरे नंबर पे आएँगे रामानुजाचार्य, ये 1017 में इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद रामानंद, ये तीसरे नंबर पे आएँगे रामानंद। इनका जो जन्म हुआ था 1356 ईस्वी में हुआ था। फिर कुंभन दास ये चौथे नंबर पे आएँगे कुंभन दास, इनका जो जन्म हुआ था 1468 में हुआ था। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो बी-ए-सी-डी इसका सही क्रम होगा, बी-ए-सी-डी इसका सही क्रम होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है कि चैतन्य ने दर्शन ज्ञान का प्रतिपादन किया था, चैतन्य ने दर्शन ज्ञान का प्रतिपादन किया था अचिंत्य भेदभाव तत्व से, अचिंत्य भेदभाव तत्व, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है कि मीराबाई किस भारतीय राज्य से संबंधित थी? मीराबाई ये किस भारतीय राज्य से संबंधित थी? तो ये राजस्थान से थी, राजस्थान से थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 74 है कि कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? क्वेश्चन नंबर 74 का इसमें राइट आंसर होगा यक्षगान, यक्षगान, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 75 है कि आमरा नायक थे जिन्हें रायों द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 75 का इसमें राइट आंसर होगा सैन्य कमांडर को, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सैन्य कमांडर को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति उत्तरदायी थी? तो ये अमीरान ए अमीरान ए सादाह विद्रोह, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है कि मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए और इसको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें दोआब में कर में वृद्धि किया गया था 1325 से 27 में, दोआब कर वृद्धि, जो कि ये पहले स्थान पे आएगी दोआब कर वृद्धि। फिर उसके बाद दोआब कर की वृद्धि के बाद राजधानी परिवर्तन 1326 में 1327 में किया गया था, ये दूसरे नंबर पे आएगा राजधानी परिवर्तन। फिर उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था 1329 से 30 में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद इसमें खुरासान सैन्य अभियान किया गया था 1332 से 33 में, ये चौथे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे कराचिल अभियान किया गया था 1337 से 1338 में। ये 5 अभियान थे मोहम्मद बिन तुगलक के, जो कि पाँचों के पाँचों असफल योजना था ये मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी किस स्थान पे की गई थी? तो ये कड़ा में किया गया था। कड़ा में, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कड़ा में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि मोहम्मद गौरी ने कुतुब
कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र का वायसराय बनाते समय कौन सी पदवी प्रदान की थी? तो कौन सी पदवी प्रदान किया था? क्वेश्चन नंबर 79 का इसमें राइट आंसर होगा मलिक का पदवी दिया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मलिक का पदवी दिया था। फिर उसके बाद आता है इसके क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित शासकों के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 में तो सबसे पहले इसमें कौन आएंगे? सबसे पहले इसमें रुकनुद्दीन फिरोज आएंगे, जो कि 1236 में शासन किए थे। रुकनुद्दीन फिरोज ये पहले स्थान पे आएंगे। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद बहराम शाह, जो कि 1240 से 42 तक शासन किया था, बहराम शाह ये दूसरे नंबर पे आएंगे। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, जो कि 1242 से 46 तक शासन किया था, अलाउद्दीन मसूद शाह ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर चौथे नंबर पे नासरुद्दीन महमूद आएगा, जो कि ये 1246 से 65 तक शासन किया था, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो जो इसका सही क्रम होगा तो तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा इसका सही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि अधोलिखित में किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था आरंभ किया था? तो इक्तादारी व्यवस्था सबसे पहले मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा आरंभ किया गया था। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने मोहम्मद गाजी का सामना किया था? तो मोहम्मद गाजी का सामना ये संग्राम राज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? संग्राम राज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 83 में लांडखा मंदिर, ये जो कि बीजापुर में है लांडखा मंदिर, तो इसका चौथा सही है। प्रभावती गुप्त ये जो कि रुद्रसेन द्वितीय से संबंधित है, तो तीसरा सही है। एहोल अभिलेख ये जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, दूसरा सही है। धर्म यज्ञ ये जो कि नालंदा से संबंधित है, तो पहला सही है। तो ए का इसमें चौथा सही है, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला ऑप्शन नंबर इसके ए वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि भाजा एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये इसका कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 84 का इसमें राइट आंसर होगा लोनावाला, जो कि महाराष्ट्र में है, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। लोनावाला ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, जो कि ये हीन संप्रदाय के द्वारा निर्मित बौद्ध ग्रंथ का एक छोटा समूह है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि उत्तर भारतीय ग्रंथों में मध्ययुगीन दक्कन फर्गुसन के चालुक्यन में पसंदीदा मंदिर को संदर्भित करता है, तो ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 85 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वेसरा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, वेसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि यूरोपीय व संस्कृत भाषाओं में बहुत साम्य है? ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, विलियम जोन्स। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 87 में इसमें दिया गया है कालिदास। कालिदास ये जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है, चौथा सही है। भारवी, भारवी का क्या है? तो कीर्तार्जुनीयम भारवी का है, तो तीसरा सही है। माघ, माघ ये जो कि भट्टी काव्य का है, भट्टी काव्य यानी कि दूसरा सही है। और भवभूति जो कि ये मालती माधव का है, पहला सही है। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी का पहला, ऑप्शन नंबर इसके ए वाले में दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्न में से किस राजवंश को सपादलक्ष का संबंध था? तो सपादलक्ष का संबंध किस राजवंश का है? क्वेश्चन नंबर 88 का इसमें राइट आंसर होगा चौहान। चौहान राजवंश से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, चौहान राजवंश से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 है कि मांडोर के निम्नलिखित प्रतिहार धारकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें सही कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले इसमें राजिल, राजिल ये जो कि सबसे पहले आएगा राजिल। फिर उसके बाद इसमें नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट फर्स्ट इसमें सेकंड नंबर पे आएंगे। फिर उसके बाद सिलुक, सिलुक ये तीसरे नंबर पे आएंगे। फिर उसके बाद कुक्कुक, कुक्कुक ये जो कि चौथे नंबर पे आएंगे। तो इसका जो सही क्रम है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला इसका सही क्रम है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि गांव के रूप में उर एक आवासीय इकाई थी। गांव में मुख्यतः रहते थे, तो क्या रहते थे? क्वेश्चन नंबर 90 का इसमें राइट आंसर होगा किसान। किसान, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, किसान। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने
स्वर्णद्वीप में हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया था? ये किस भारतीय राजा के द्वारा किया गया था? राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा। राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा राजेंद्र फर्स्ट। फिर क्वेश्चन फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है तोल्कापियर। तोल्कापियर ये जो कि तोल्कापियम से संबंधित है। तोल्कापियर तोल्कापियर तोल्कापियम से संबंधित है, तो दूसरा सही है। तिरुक्कदेवर तिरुक्कदेवर ये जो कि जीवक चिंतामणि से संबंधित है। जीवक चिंतामणि, तो चौथा सही है। इंग्लो आर्डिगल ये जो कि शिल्पाधिकारम से संबंधित है। शिल्पाधिकारम तीसरा सही है। और सतान ये जो कि मणिमेखले से संबंधित है, पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला ऑप्शन नंबर के डी वाले में ही दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? क्वेश्चन नंबर 93 का इसमें राइट आंसर होगा, ये किया गया है पांडे। पांडे ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा पांडे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है कि हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? क्वेश्चन नंबर 94 की इसमें राइट आंसर होगा पुलिस को कहा जाता था। पुलिस को चाट और भाट कहा जाता था हर्ष के काल में। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी के ध्रुवसेन सेकंड को परास्त किया था? तो ये मिलता है नसौरी अभिलेख में। नासौरी अभिलेख में ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा नासौरी अभिलेख में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है वेन्सांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 96 का इसमें राइट आंसर होगा नालंदा में। नालंदा में ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा नालंदा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि गुप्त काल के रिकॉर्ड कीपर को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल के रिकॉर्ड कीपर को ये कहा जाता था पुस्तपालन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा पुस्तपालन कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है कि स्कंद गुप्त के काहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो सबसे छोटी इकाई कुकुम ये सबसे छोटी इकाई थी। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा कुकुम। क्वेश्चन नंबर 99 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिणापथ के शासक और उनका राज्य दिया गया है। दमन का राज्य एरंडलपल था। एरंडलपल इसका दूसरा सही है। हस्तिवर्मा का वेंगी था। हस्तिवर्मा का वेंगी चौथा सही है। कुबेर का देवराष्ट्र है। कुबेर का देवराष्ट्र पहला सही है। और उग्रसेन का क्या है? तो पालक है, तो तीसरा सही है। तो ए का इसमें दूसरा सही है, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो डी का तीसरा ऑप्शन नंबर इसके सी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है कि गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक कुल चिन्ह क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 का इसमें राइट आंसर होगा गरुड़। गरुड़ ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा गरुड़। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है चरक निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? चरक ये किस शासक के समकालीन थे? तो ये कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा कनिष्क। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्न में से किस शासक को द्विजावर कुंडकुंभ विविधन कहा गया है? तो द्विजावर कुंडकुंभ विविधन कहा गया है, ये किस शासक को कहा गया है? ये कहा गया है गौतमी पुत्र सतकर्णी को। गौतमी पुत्र सतकर्णी को। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का इसमें राइट आंसर होगा मालविकाग्नि मित्रम में। मालविकाग्नि मित्रम में है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है देश दिया गया है और धर्म प्रचारक दिया गया है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले गंधार। गंधार देश के धर्म प्रचारक कौन थे? तो गंधार देश के धर्म प्रचारक या गंधार या कश्मीर के मज्झिंतिंग के थे। कौन से? मज्झंतिंग थे। तीसरा सही है। यमन के कौन है? तो यमन के महारक्षित थे। यमन के महारक्षित महारक्षित चौथा सही है। स्वर्ण भूमि के कौन थे? सोन और उत्तर थे। सोन और उत्तर थे, तो दूसरा सही है। और अपरांतक के कौन थे? यमन धर्म रक्षित थे, तो पहला सही है। तो ए का इसमें तीसरा सही है, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी का पहला वाला ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि प्लिनी के अनुसार मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में अपने राजदूत के रूप में किसको भेजा था? तो ये किसको भेजा था? तो ये भेजा था डायनेसियस को। डायनेसियस को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, डायनेसियस को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्लिनी के अनुसार मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में अपने राजदूत के रूप में डायनेसियस को भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जो कि मेगास्थनीज के स्थान पर नियुक्त हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रशासन के अंतर्गत गुप्तचरों के मुख्य कार्यों से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 106 का इसमें राइट आंसर होगा कि नागरिकों की भावनाओं के बारे में कोई भी जानकारी संकलित नहीं करना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है, संबंधित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुष और सामग्री की आपूर्ति होती थी? क्वेश्चन नंबर 107 का इसमें राइट आंसर होगा ये गंधार से। गंधार से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, गंधार। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं है? तो कौन सा महाजनपद नहीं है? तो ये चेर जो कि महाजनपद नहीं है, चेर महाजनपद नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें अमिताभ दिया गया है। अमिताभ ये जो कि उसके बोधिसत्व कौन थे अमिताभ के? तो पद्म पाणी थे, पद्म पाणी थे। तो इसका दूसरा सही है। अच्छोभ्य, अच्छोभ्य ये जो कि वज्रपाणी थे, अच्छोभ्य का पहला सही है। वैरोचन, वैरोचन ये जो कि सामंत भद्र थे, सामंत भद्र ये जो कि चौथा सही है। अमोघ सिद्धि, अमोघ सिद्धि ये जो कि विश्वपाणी थे, तो ये तीसरा सही है। ए का इसमें दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो डी का तीसरा ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में है, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 110 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है कथन ए और कारण आर दिया गया है। गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताया, जो कि कौशल का एक प्रमुख नगर था, जो कि सही है। गौतम बुद्ध ने और कौशल के राजा प्रसेनजीत आयु के थे, ये भी सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि निम्नलिखित में से कौन जैन आचार्य नहीं थे? कौन जैन आचार्य नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 111 का इसमें राइट आंसर होगा बौधायन। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, बौधायन। फिर क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म में नए कर्मों को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 112 का इसमें राइट आंसर होगा संवर कहा जाता है, संवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद की नासतस्य के साथ पहचाने जाते थे? तो नासतस्य के साथ पहचाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 का इसमें राइट आंसर होगा ये अश्वनी को, अश्वनी को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अश्वनी को। जो कि ये बोगजकोई अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है, इंद्र, मित्र, नातस्य और वरुण को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 114 इसमें दिया गया क्या है, ग्रंथ है और विवरण दिया गया है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले ऋत, ऋत का मतलब होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद इसमें ब्रह्मांड और मनुष्य को संचालित करने वाले विधि सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका चौथा है। और सामवेद में इसमें जप के नमित्र मंत्रों का संकलन किया गया है, जप उप के बारे में कहा गया है, तो इसका तीसरा सही है। यजुर्वेद में इसमें बलि की व्याख्या की गई है, बलि की, तो पहला सही है। और ब्राह्मण में कहा गया है कि इसमें पुजारियों को अनुष्ठान यानी कर्मकांड के संदर्भ में मार्गदर्शन बताया गया है, तो इसमें दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी का दूसरा। ऑप्शन नंबर इसके ए वाले में भी दिया गया है, इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 115 है कि हड़प्पा के लोग अधिक मात्रा में लापीज लाजुली कहाँ से प्राप्त करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा सुर्तघोई से, सुर्तघोई। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि सिंधु घाटी स्थल सूतका गेंडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो सूतका गेंडोर ये जो कि दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है, दास्क नदी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, दास्क नदी के मुहाने पर स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 117 में
कथन ए में कहा जा रहा है कि हड़प्पा के लोग अपनी जल आवश्यकता का ध्यान रखते थे एवं जल प्रबंधन के प्रति जागरूक थे, जो कि सही है। कथन ए इसका सही है। फिर उसके बाद आता है कथन कारण आर में कहा जा रहा है कारण आर में कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में बड़ी संख्या में कुएँ खुदवाए गए थे, तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 118 है कि निम्नलिखित में से कौन-सी वस्तु सामान्यतः ताम्र ढेर समुच्चय में नहीं पाई जाती थी? क्वेश्चन नंबर 118 का इसमें राइट आंसर होगा हस्तकुठार, हस्तकुल्हाड़ी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग उच्च पुरापाषाण युग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा उच्च पुरापाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 120 है कि जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था एच हरग्रीव्स को। एच हरग्रीव्स को। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 121 है कि प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? तो इसका विषय है निरक्षर समाजों का इतिहास। निरक्षर समाजों का इतिहास है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा निरक्षर समाजों का इतिहास है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है कि 1783 में मेजर जेम्स रेनेल द्वारा बनाया गया हिंदुस्तान का नक्शा किस बात का उद्योगक था घोतक था? क्वेश्चन नंबर 122 के इसमें राइट आंसर होगा भारतीय पद्धति के सहयोग के साथ मानचित्र बनाने की यूरोपीय वैज्ञानिक प्रयोग। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है इकोनॉमिक हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना निम्न वर्ष में की गई थी। तो इकोनॉमिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 1926 में। 1926 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 1926 में। क्वेश्चन नंबर 124 है भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा जाति प्रथा का विनाश निम्नलिखित वर्ष में की गई थी। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1936 में। 1936 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा 1936 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 125 है। 125 में कहा जा रहा है कि गुफाओं से हिंदुस्तान के जंगल तक 1879 सॉरी 1889 से 1886 निम्नलिखित में से किस महिला की साहित्यिक कृत है? तो गुफाओं से हिंदुस्तान के जंगलों का तक, ये जो कि किसकी साहित्यिक कृत है? तो यह है हेलेना पौत्रोबना ब्लावांटिस्की का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा हेलेना पौत्रोबना ब्लांसार्टिकी का है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा ब्लांट वांसेटकी का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को देखा है दोस्तों। इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।